नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। तो ऑल गुड ना? फाइन, चलो करें स्टार्ट अपना टॉपिक। चलो, तो मुझे जहां तक याद है हम जुडिशरी तो फिनिश कर चुके हैं ना। तो हम जुडिशरी पूरी फिनिश कर दी। अब हमारे पॉलिटी में ज्यादा टॉपिक्स बचे नहीं है ना। तो अभी थोड़ा हम पढ़ेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स, जिसमें हम एक्ट्स की बात करेंगे। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एक दिन, और एक दिन नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, और एक दिन मैं आपको फिनिश करा दूंगी द होल मिसलेनियस टॉपिक्स रिलेटेड टू द पॉलिटी। ठीक है ना? चलो, तो आज का टॉपिक फटाफट से शुरू करें। ओके फाइन। क्या लिख रहा है एक्स प्लस वाई? चलो, तो हम पढ़ेंगे बच्चे आज एक्ट्स। ठीक है? अब एक्ट्स को पढ़ाने से पहले कुछ समझना होगा आपको। मॉडर्न हिस्ट्री जिस बच्चे ने पढ़ी होगी उसके लिए तो काफी इजी है। ठीक है? तो हम थोड़ा सा इसे मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेट करेंगे। ठीक? देखो, एक्ट्स को समझने से पहले हमें जानना होगा कि इन एक्ट्स का हमारे पॉलिटी में क्या काम है। हम पॉलिटी में ये एक्ट्स क्यों पढ़ें, क्या जरूरत है हमें एक्ट्स पढ़ने की, तो उसको हम, और ये एक्ट्स आए कहां से, व्हाट इज द बैकग्राउंड ऑफ दीज एक्ट्स, क्या है हिस्ट्री इन एक्ट्स के लिए। ठीक है? वो सब जानने का प्रयास करते हैं। बहुत शॉर्ट में मैं आपको इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में इसका बताने वाली हूँ। ठीक है? दैट इज नॉट बेसिकली रिलेटेड टू योर एग्जाम, बट यू शुड नो अबाउट द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स ऑफ एक्ट, ताकि आपको उन्हें समझने में कोई परेशानी, किसी भी प्रकार की दिक्कत महसूस ना हो। ठीक है? तो थोड़ा सा हम उसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लेते हैं। देखो बच्चों, अगर मैं थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करती हूँ तो जरा आप समझें। आपको पता है कि भारत में जो अंग्रेज थे वो आए थे अराउंड 1600 में। ठीक है ना? तो उनका जो सोल पर्पस था इंडिया आने का वो ये था कि भैया हमें भारत में क्या करना है, ट्रेड करना है। वो इंडिया एज अ ट्रेडर्स आए थे, लेकिन धीरे धीरे वो एक टेरिटोरियल पावर्स बन गए। क्यों बन गए, कैसे बन गए, दैट इज समथिंग विच यू आर सपोज टू स्टडी इन योर मॉडर्न हिस्ट्री, राइट? तो यहाँ पर जो शॉर्ट बैकग्राउंड है दैट इज आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन हियर। चलो समझे जल्दी से फटाफट से। तो देखो बच्चों, 1600 की बात है जब ईस्ट इंडिया कंपनी, EIC का मतलब क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी। कहां पर आई थी? हमारे भारत में आई। और भारत में कैसे इन्होंने प्रवेश किया था, और इनका सोल पर्पस बिल्कुल क्लियर कट था माइंड में कि भैया हमें प्रॉफिट कमाना है, हमें ट्रेड करना है, दैट इज वाई हम भारत व्यापार के लिए जा रहे हैं। तो ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ये किसके फॉर्म में भारत आई थी बच्चे? ट्रेडर्स के फॉर्म में भारत आई थी, व्यापारी के रूप में भारत आई थी। और इस ईस्ट इंडिया कंपनी को ट्रेड मोनोपोली दे रखी थी। ट्रेड मोनोपोली बच्चे, ट्रेड मोनोपोली का मतलब होता है व्यापार एकाधिकार। यानी कि भाई ठीक है, आप ही इंडिया में जाकर, आप ही यूरोपियन कंपनी होंगी, मतलब ब्रिटिश कि जो कि भारत में जाके व्यापार करेगी, यानी आपको व्यापार पर पूरा मोनोपोली है, एकाधिकार है। और ये जो ट्रेड मोनोपोली थी ईस्ट इंडिया कंपनी को, ये दे रखी थी आपकी रानी एलिजाबेथ, शॉर्ट में लिख रही हूँ, ठीक है, एलिजाबेथ वन ने। ठीक है? तो अभी तक हम क्या समझे कि भैया जो अंग्रेज थे, यानी जो ब्रिटिशर्स थे, और अच्छी तरह से मैं बोलूं तो ब्रिटिशर्स जो थे वो इंडिया में सिर्फ एक उद्देश्य से आए थे, दैट इज प्रॉफिट मेकिंग, दैट इज हमें व्यापार करना है, हमें ट्रेड करना है। सिर्फ इसी उद्देश्य से वो भारत में एक कंपनी की फॉर्म में आए थे जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। और इस ईस्ट इंडिया कंपनी को ट्रेड मोनोपोली थी भारत में व्यापार करने के लिए, व्यापार पर एकाधिकार था। और ये एकाधिकार किसने दिया हुआ था? वहां की रानी एलिजाबेथ वन ने। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, चलो ठीक है। अब क्या होता है, धीरे धीरे ये देखती है ईस्ट इंडिया कंपनी कि भाई भारत में तो पॉलिटिकल वैक्यूम है, यहाँ पर तो ऐसा है कि बस फटाफट से किसी को भी लड़ाया जा सकता है और किसी के ऊपर भी अधिकार किया जा सकता है। तो यहाँ पर क्यों ना हम
थोड़ा सा अपना टेरिटोरियल पावर को एक्सटेंड करने की कोशिश करें। उनके मन में ऐसा कुछ ज्यादा विचार तो था नहीं शुरू में कि हमें यहाँ पे भारत पर एडमिनिस्ट्रेशन करना है, हमें भारत पर अधिकार करना है, ऐसा उनके मस्तिष्क में नहीं था। अब आता है 1757 का साल। 1757 आपको पता होगा, हिस्ट्री में बहुत फेमस है। 1757 में एक बड़ा ही महत्वपूर्ण बैटल होता है जिसका नाम था बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी। अब इसकी पूरी हिस्ट्री जब अगर मैं मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाऊंगी तब डिस्कस करूंगी, ठीक है। ठीक है, तो बैटल ऑफ प्लासी होता है। अब बैटल ऑफ प्लासी में इसमें कौन कौन दावेदार होते हैं? एक तो ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस सिराजुद्दौला। सिराज लिख रही हूं सिर्फ में, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला जो कि बंगाल का नवाब थे, इनके बीच में युद्ध होता है और युद्ध में आखिरकार क्या हो जाता है? ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो जीत जाती है, ठीक है। और सिराजुद्दौला जो नवाब था बंगाल का वो हार जाता है। काफी साजिशें थी, अपने ही घर में भेदी थे, ठीक है, उनकी वजह से ये हार जाता है, ठीक है। इसका जो अंकल था मीर जाफर, वो अंग्रेजों से जाके मिल जाता है। तो वो हम सब डिस्कस करेंगे जब हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे, ठीक है। अभी उतना जानने की आवश्यकता नहीं है, बस आप थोड़ा सा बैकग्राउंड को समझने की प्रयास करें। बैटल ऑफ प्लासी होता है और ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच में होता है। अब ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो जीत जाती। अब उन्हें थोड़ी थोड़ी, किनको? ईस्ट इंडिया कंपनी को ये महसूस होने लगता है कि भाई यहाँ की तो जो राज्य व्यवस्था है, यहाँ पे तो बहुत आसानी से हम राज कर सकते हैं। यहाँ पर तो लोग अब की अपने घर में ही नहीं बनती है, वो खुद ही टूट फूट की राजनीति है यहाँ पर। तो उनके मन में ये पहला विचार यहाँ से आता है कि हम भारत पर शायद एक अधिकार कर सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव फॉर्म में, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है। अब उसके बाद एक और यहाँ से कह सकती हूँ मैं बीज बोया गया। उनके दिमाग में एक ऐसा बीज उत्पन्न हुआ कि हम भारत पर ट्रेड ही नहीं करेंगे भारत में, बल्कि हम भारत पर अधिकार शासन भी कर सकते हैं। ऐसा बीज उनका जो दिमाग में आया वो 1757 बैटल ऑफ प्लासी से आया, जब ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई और सिराजुद्दौला विच हु वाज द नवाब ऑफ बंगाल वो हार गया। अब इसके बाद एक और बैटल होता है बच्चों। वो बैटल क्या होता है? 1764 का समय आता है और 1764 में एक बहुत ही डिसाइसिव बैटल होता है जिसे हम कहते हैं बैटल ऑफ बक्सर। बक्सर का युद्ध, बच्चों ने नाम तो सुना होगा इसका, बैटल ऑफ बक्सर, बक्सर का युद्ध। ये किस किस के बीच में होता है? ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी होती है वर्सेस, यहाँ पर 3 का अलायंस होता है, ठीक है, ठीक है। कौन कौन होते हैं वो? एक होता है मीर कासिम जो नवाब था बंगाल का, ठीक है। अब यहाँ पर कंफ्यूज मत होना कि अभी तो मैंने बोला सिराजुद्दौला, अरे राजा तो बदले गए ना, कि भाई सिराजुद्दौला के बाद कोई और आया, फिर कोई और आया। वो जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तो हम जब पूरा बंगाल डिस्कस करेंगे तब हम पूरा क्रोनोलॉजिकल मैनर में पढ़ेंगे उसे, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी और मीर कासिम जो बंगाल का नवाब था, जिसे अंग्रेजों ने गद्दी से उखाड़ फेंका था, गद्दी से हटा दिया था। क्यों? क्योंकि वो इनकी मनमानी को सह नहीं रहा था। प्लस उस समय का जो अवध के नवाब थे, नवाब ऑफ अवध, सुजाउद्दौला थे उनका नाम, ठीक है। प्लस जो उस समय हमारे मुगल एम्परर थे, मुगल एम्परर। ये क्या होता है कि भाई ये मीर कासिम जो होता है इसे गद्दी से उठा देते हैं, गद्दी से भगा देते हैं, यानी इसके जो थ्रोन था उसे फेंक देते हैं कि तू जा यहाँ से। तो मीर कासिम भागा भागा आता है अब नवाब ऑफ अवध, अवध के नवाब के पास में और मुगल एम्परर के पास में, उस समय के जो मुगल एम्परर थे, कि भाई हमें अंग्रेजों के खिलाफ, इन ब्रिटिशर्स के खिलाफ हमें जंग लड़नी होगी और उसके लिए हमें एक होना होगा, तो क्या आप मेरा साथ देंगे? तो इन्होंने कहा हाँ हम साथ देंगे।
तो ये तीनों मिल जाते हैं, फिर भी एंड में क्या होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो जीत जाती है और इन तीनों का जो अलायंस है, इन तीनों का जो गठबंधन है वो हार जाता है। अब इसके बाद एक संधि होती है दैट इज कॉल्ड ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। समझना, अभी मैं यहाँ हिस्ट्री डिस्कस नहीं कर रही हूँ, ठीक है, समझना कैसे मैं इनको एक्ट से कनेक्ट करती हूँ। अब इसके बाद क्या होता है बच्चे, बैटल ऑफ बक्सर में ये हार जाते हैं। अब 1765 में एक ट्रीटी होती है जिसका नाम होता है ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, इलाहाबाद की संधि, ठीक है। इलाहाबाद की संधि बच्चे 2 तारीखों में होती है, एक तो 12 अगस्त में होती है और एक 16 अगस्त में होती है, ठीक है। डिटेल में डिस्कस करेंगे जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे, फिलहाल सुन लो। इस संधि को साइन किया जाता है एक तो मुगल एम्परर के साथ में और एक नवाब ऑफ अवध के साथ में। नवाब ऑफ अवध से कि ऐसा कभी तो नहीं करोगे फिर से वापस से ऐसा, और एक मुगल एम्परर के साथ संधि की जाती है। और उस संधि में होता क्या है कि इस संधि के तहत बंगाल, बिहार और ओडिशा, बंगाल, बिहार और ओडिशा की पर दीवानी राइट्स मिल जाते हैं टू ईस्ट इंडिया कंपनी को। जरा समझो यहां से, इस संधि के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी राइट्स मिल जाते हैं। दीवानी राइट्स का मतलब होता है कि जो सिविल राइट्स होते हैं, जो रेवेन्यू राइट्स होते हैं, जो वो उन्हें मिल जाते हैं। रेवेन्यू जो राजस्व अधिकार होते हैं और जो सिविल राइट्स होते हैं वो उन्हें हम कहते हैं दीवानी राइट, ठीक है। जो राजस्व इकट्ठा करने का जो अधिकार होता है, एक तरह से मैं कहूँ प्रशासनिक अधिकार इन्हें मिल जाते हैं। किनको, ईस्ट इंडिया कंपनी को। कहाँ कहाँ के, बंगाल, बिहार और ओडिशा के। यानी अभी तक जो कंपनी केवल और केवल व्यापारी थी, अब वो उस पर किसकी बागडोर आ गई, प्रशासन की बागडोर भी आ गई, एडमिनिस्ट्रेशन की बागडोर भी आ गई। तो अब यहां से उन्होंने बिल्कुल पक्का मन बना लिया कि भाई हमें भारत में केवल व्यापार ही नहीं करना, बल्कि भारत पर राज करना है, बल्कि भारत में शासन करना है। क्योंकि उनको दीवानी राइट्स मिल गए, उन्हें समझ में आ गया कि यहाँ पे तो बड़ी आसानी से क्या किया जा सकता है, शासन किया जा सकता है। तो अब आप यहाँ पे समझे, अब अपनी शासन व्यवस्था को चलाने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए ब्रिटिशर्स ने या ईस्ट इंडिया कंपनी ने कुछ एक्ट्स बनाए जो हम पढ़ेंगे। कुछ एक्ट्स बनाए और इन एक्ट्स को पढ़ना इसलिए आवश्यक है क्योंकि इन एक्ट्स में जो प्रोविजन थे उनमें से कुछ प्रोविजन डायरेक्टली हमने हमारे संविधान में ले लिए हैं। Am I clear with the background of acts or not? एक बार फटाफट से जल्दी से रिकैप कर रही हूं मैं, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ एक्ट्स, ठीक है। दोबारा सुनो, 1600 ईयर था जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आती है केवल और केवल व्यापार के उद्देश्य से। फिर कुछ ऐसा होता है कि 1757 में बैटल ऑफ प्लासी का युद्ध होता है ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में। और सिराजुद्दौला जो है साजिश की वजह से या किसी भी प्रकार से जो है वो हार जाता है, ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाती है। तो वहां से ईस्ट इंडिया कंपनी में के दिमाग में एक बीज उगता है कि भाई हम भारत पर शासन भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद बैटल ऑफ बक्सर होता है 1764 में, जहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी एक तरफ होती है और तीन लोगों का अलायंस एक तरफ होता है। नवाब ऑफ बंगाल जो कि हमारे मीर कासिम था, उसके बाद नवाब ऑफ अवध, ठीक है, सुजाउद्दौला, ठीक है, और मुगल एम्परर उस समय के। इन तीनों का जो गठबंधन होता है वो हार जाता है बैटल ऑफ बक्सर में और ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाती है। इसके बाद एक संधि होती है जिसे ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद कहते हैं, जो अवध के नवाब और मुगल एम्परर के साथ साइन की गई थी। तो मुगल एम्परर ने क्या करा, बंगाल, बिहार और ओडिशा की जो दीवानी राइट्स थे वो किसको दे दिए,
ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दी, यानी प्रशासनिक अधिकार एक तरह से मैं कहूँ तो ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गए। अब तो उन्हें पक्का विश्वास हो गया, उनके बीज में जो एक, उनके दिमाग में जो एक बीज बोया था, अब वो एक प्लांट बन गया कि भाई अब तो हम पक्का ही भारत पर अधिकार करेंगे, भारत में शासन करेंगे, केवल व्यापार नहीं करेंगे। तो यानी मैं ये कहूँ कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो केवल एक व्यापारी के रूप में भारत आई थी, अब वो टेरिटोरियल पावर बन चुकी है भारत में। जो ईस्ट इंडिया कंपनी टेरिटोरियल पावर बनी भारत में, तो भारत में शासन व्यवस्था को, भारत में प्रशासन को चलाने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने कुछ एक्ट्स बनाए, और उन एक्ट्स को ही हमें पढ़ना है। क्यों पढ़ना है? क्योंकि वो एक्ट्स से जो प्रोविजन थे उस एक्ट्स में, वो डायरेक्टली उन प्रोविजंस को हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जगह दी। एम आई क्लियर विद दिस और नॉट? फाइन। चलिए अब देख लेते हैं एक्ट्स कौन कौन से पढ़ने हैं, ठीक है ना। और ये पूरे युद्धों के बारे में डिस्कस करेंगे अगर हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तब, ठीक है। चलो अब पहले जरा ये जान लो कि एक्ट्स में कौन कौन से एक्ट्स हम पढ़ेंगे। फटाफट से मैं पूरे एक्ट्स लिख रही हूँ पहले, ठीक है। देखो बच्चे, हम पहले पढ़ेंगे रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। उसके बाद हम पढ़ेंगे पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। उसके बाद 3 चार्टर एक्ट आते हैं, चार्टर एक्ट, एक तो 1813 का, एक 1833 का, और एक 1853 का। उसके बाद बच्चे आता है आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। उसके बाद 3 काउंसिल एक्ट आते हैं, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, 1892 और 1909। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, और फाइनली हमारा इंडिया आज़ाद हो जाता है, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। क्लियर है बच्चों? तो ये सारे एक्ट्स हैं विच वी आर सपोज टू स्टडी हियर। अब इनको मैं 2 भागों में वर्गीकृत कर सकती हूँ। आई कैन क्लासीफाई देम इनटू 2 कैटेगरीज, ठीक है। क्या कैटेगरीज हो सकती हैं बच्चे? 1773 से लेकर और 1858 तक, इसे कहा जाता है कंपनी रूल, कंपनी रूल यानी कंपनी का शासन। और 1858 से लेके 1935 तक ये कहलाता है क्राउन रूल यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट रूल। अब इसके पीछे की कहानी भी फटाफट से सुनो जरा। बच्चों को क्या एक बात पता है, सब बच्चों ने सुना होगा 1857 का रिवोल्ट, जिसे सिपाही म्यूटिनी, और 1857 का 1857 की क्रांति कहा जाता है। नाम तो सुना है ना सभी ने? हाँ। तो बच्चा, पहले तो कंपनी का ही शासन था। कौन सी कंपनी? ईस्ट इंडिया कंपनी। तो 1773 से लेकर और 1858 तक कंपनी का शासन रहा। तो कंपनी ने ये एक्ट्स बनाए, या मैं कहूँ कंपनी ने ये रूल बनाए। लेकिन यहाँ पर बीच में एक पॉइंट आता है, एक टर्नओवर आता है। वो टर्नओवर क्या होता है आपका? 1857 का रिवोल्ट, बीच में ये आ जाता है 1857 का विद्रोह या 1857 की क्रांति। और इस 1857 की क्रांति में क्या होता है? ईस्ट इंडिया कंपनी से सारी पावर छीन ली जाती है कि तुम भारत में ठीक प्रकार से शासन नहीं कर पा रहे हो। तुम्हारे होते हुए इतना बड़ा विद्रोह कैसे हो गया? जनता इस विद्रोह को करने में कैसे कामयाब हो गई? तो ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है वो कहती है चलो तुमसे ना हो पाएगा, आप रहने ही दीजिए। तो ईस्ट इंडिया कंपनी से सारी पावर छीन ली जाती है और अब ब्रिटिश गवर्नमेंट कहती है कि अब हम डायरेक्ट
भाई पहले तो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी को एज अ मिडल मैन बना के शासन कर रही थी, यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट पहले भारत पर इनडायरेक्ट शासन कर रही थी, किसकी फॉर्म में? ईस्ट इंडिया कंपनी की फॉर्म में। लेकिन 1857 में विद्रोह हो जाता है जिसे कंपनी संभाल नहीं पाती है, तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो कंपनी से सारी की सारी पावर छीन लेती है और कहती है कि अब तुम जाओ, अब हम डायरेक्ट रूल करेंगे। कहाँ पर? इंडिया में। अब हम इंडिया में डायरेक्ट रूल करेंगे। तो 1858 से लेकर और 1935 तक कहलाया क्राउन रूल, या मैं कहूँ ब्रिटिश गवर्नमेंट का डायरेक्ट रूल। Am I clear with this or not? कि ये दो क्लासिफिकेशन का क्या मतलब है? What is the meaning of company rule and what is the meaning of crown rule? यानी यहाँ पर कंपनी के द्वारा वो शासन कर रहे थे भारत पर, कंपनी उनका मुखौटा थी, और यहाँ पर वो डायरेक्ट मैदान में उतर गए, वो डायरेक्ट इंडिया पर शासन करने लगे, जिसे हमने क्राउन रूल कहा। और इस बंटवारे की वजह, इस क्लासिफिकेशन की वजह थी दिस 1857 रिवॉल्ट, जिसे सिपॉय म्यूटिनी कहा जाता है। तो 1857 का रिवॉल्ट आप मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ते हैं बहुत बढ़िया तरीके से, ठीक है। तो ये है। तो आज हम जो है देखते हैं, हम कंपनी रूल को पूरा कोशिश करेंगे हम डिस्कस कर पाए, ठीक है। चलो तो शुरुआत करते हैं अपने एक्ट से। चलो ये लिख लिया है सभी ने, तो मिटा दो इसे फटाफट से। चलो ठीक है। चलो अब इसमें बच्चों प्रोविजंस हैं, समझाने का इतना ज्यादा कुछ है नहीं, तो वो आपको याद करने पड़ेंगे। यू हैव टू मेमोराइज देम। Am I clear with this or not? You have to memorize them. चलो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में क्या होता है बच्चे? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आपको पता है कि जब भारत में उनका शासन था, ईस्ट इंडिया कंपनी थी, तो मेनली 3 प्रेसिडेंसी हुआ करती थी, बॉम्बे, मद्रास और बंगाल, और उनका जो मुखिया होता था वो गवर्नर कहलाया करता था, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि गवर्नर ऑफ बंगाल, भाई 3 ही तो प्रेसिडेंसी थी, बंगाल, मद्रास और बॉम्बे। तो गवर्नर ऑफ बंगाल, बंगाल के गवर्नर का जो नाम था, ये तो एक पद था ना, गवर्नर ऑफ बंगाल तो एक पद था, इट वाज द ऑफिस। तो इसका नाम चेंज किया गया, इसका नाम नेम चेंज किया गया और कहा गया इसे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। जीजी का मतलब समझ गए? जीजी का मतलब क्या है बच्चे? गवर्नर। एक जी का मतलब है गवर्नर और दूसरे जी का मतलब है जनरल, ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो आपसे ऐसे ही प्रश्न आता है कि गवर्नर ऑफ बंगाल का नाम चेंज करके गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल किस एक्ट के तहत किया गया? तो 1773 के एक्ट के तहत किया गया। इससे मिसलेनियस क्वेश्चन क्या बनता है कि पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था? तो पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था बच्चा वॉरेन हेस्टिंग्स, वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक है। तो ये 2 प्रश्न आते हैं आपके कि व्हेन गवर्नर ऑफ बंगाल वाज रीनेम्ड एज गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, तो योर आंसर विल बी 1773 रेगुलेटिंग एक्ट 1773। एंड हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल? और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था? तो वॉरेन हेस्टिंग्स था, ठीक है। इसका दूसरा प्रोविजन क्या है? इसका दूसरा प्रोविजन ये है, अब लॉर्ड लगाने की तो मुझे कोई आवश्यकता नहीं है ना यहाँ, ठीक है। इसका दूसरा प्रोविजन ये है कि जो दूसरी 2 प्रेसिडेंसी थी, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अंडर कर दिया गया, इसके सबऑर्डिनेट कर दिया गया किसको? गवर्नर ऑफ मद्रास एंड गवर्नर ऑफ बॉम्बे। यानी बॉम्बे और मद्रास के जो गवर्नर थे उसको किसके अधीन कर दिया गया? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। यानी ये सुप्रीम बॉडी है और ये इसके नीचे काम करेंगे। Am I clear with this? ये किया गया।
तीसरी चीज इसमें क्या की गई, इसमें कहा गया कि कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट बनेगी। क्या बनेगी बच्चे? एक सुप्रीम कोर्ट बनेगी। तो इस एक्ट के तहत ये प्रोविजन लाया गया कि कलकत्ता के अंदर जो है एक सुप्रीम कोर्ट बननी चाहिए। और ये सुप्रीम कोर्ट बनी कब बच्चे? 1774 ईयर में ये बन गई। और इसमें एक चीफ जस्टिस और 3 अदर जजेस बने। ठीक है, और मेनली तो यही है 3। चलो एक और सुन लो तो फिर दिखाई दे रहा है नीचे सबका। इसमें यह भी कहा गया है कि कंपनी किसी भी प्रकार की रिश्वत या प्राइवेट ट्रेड में इंगेज नहीं होगी। ठीक है, और इसमें एक और चीज कही गई। क्या कही गई इसमें ये और कहा गया, इसमें एक नया बना चीज कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। ये एक बॉडी थी, ये एक बॉडी बनी जो कंपनी के जितने भी मैटर्स हैं, चाहे वो सिविल मैटर हैं, चाहे वो रेवेन्यू से रिलेटेड मैटर हैं, चाहे वो मिलिट्री से रिलेटेड मैटर हैं, उन सब की रिपोर्ट्स किसको देगी? ब्रिटिश गवर्नमेंट को देगी। क्लियर है? यानी ये जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, ये जो बॉडी थी, ये कंपनी की मिलिट्री, सिविल और रेवेन्यू सारे मामलों पर निगरानी रखने के लिए थी। और इन सब मामलों से रिलेटेड रिपोर्ट किसको देती थी? ये ब्रिटिश गवर्नमेंट को। यानी कंपनी पर एक शिकंजा कस दिया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा इस कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को बनाकर। अब मैं क्या इसका विवरण लिखूं या फिर आप समझ गए? समझ गए ना? तो ये किन किन मैटर्स पर नजर रखती थी कंपनी के? सिविल, रेवेन्यू, मिलिट्री, ऑल अफेयर्स पर, सारे मामलों पर नजर रखती थी कंपनी के। और किसको रिपोर्ट करती थी? ब्रिटिश गवर्नमेंट को रिपोर्ट करती थी। तो कोई पूछ ले व्हाट इज कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, तो यू कैन इजीली से दैट इट इज अ काइंड ऑफ बॉडी व्हिच कीप्स आई ऑन द रेवेन्यू, मिलिट्री एंड सिविल फंक्शंस ऑफ द East India Company. Am I clear with this or not? So these are some provisions regarding Regulating Act 1773. बच्चों को कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं, मैंने बोल दिया नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो एक बार फटाफट से मुझे बताओ कि किस एक्ट के तहत जो है गवर्नर ऑफ बंगाल का नाम चेंज करके गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया गया बेटा? 1773 के एक्ट से। पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन बने थे? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। और इसमें क्या किया गया कि मद्रास और बॉम्बे के गवर्नर्स को किसके अधीन कर दिया गया? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के। और इसमें क्या कहा गया कि भैया कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट बननी चाहिए। और वो सुप्रीम कोर्ट बनी कब? 1774 में। उसमें एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 3 अदर जजेस थे। इसमें कंपनी को पूरी तरह से प्रोहिबिट किया गया कि आप किसी भी प्रकार का प्राइवेट ट्रेड नहीं करेंगे, आप किसी भी प्रकार की ब्राइब्स नहीं लेंगे नेटिव से। और इसमें एक बॉडी और बनी जिसे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कहा गया, जो कंपनी के सिविल, मिलिट्री और रेवेन्यू फंक्शंस पर नजर रखे हुए था। उसकी सारी रिपोर्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट को एक तरह से वो देता था, एक तरह से उस पर सिकंजा कसा हुआ था। सो ये इसके सारे प्रोविजंस क्लियर हैं। दूसरे एक्ट की तरफ बढ़े। ठीक है, तो 1773 पूरा क्लियर है। अब इसमें यहाँ पर एक नोट डाल के एक चीज लिखो। एक बच्चा था, एक्ट ऑफ सेटलमेंट था एक बीच में, एक्ट ऑफ सेटलमेंट, कुछ भी नहीं था इसमें, कुछ याद करने की तुम्हें कोई आवश्यकता नहीं है, बस इतना समझना है कि क्या था। एक बच्चे बीच में एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया 1781 में। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में कुछ कमियां थी, उनको दूर किया गया, उनको रेक्टिफाई किया गया। या मैं ये कह दूं कि इट इज द मॉडर्न वर्जन ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट 1773। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का ये एक मॉडर्न वर्जन था। उसमें जो कमियां थी उनको रेक्टिफाई किया गया और एक्ट ऑफ सेटलमेंट बना 1781 में। तो इसे मैं सिंपल भाषा में लिख दूं, इट इज लाइक द मॉडर्न वर्जन ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ठीक है, इट इज नॉट अ काइंड ऑफ एक्ट जो अलग से बना, बस उसमें जो कुछ कमियां थी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में, उन कमियों को इसमें दूर किया गया। और उतना जानने की तुम्हें कोई आवश्यकता नहीं है फिलहाल। ठीक है, चलो अगला सुनो। अगला है हमारा पिट्स इंडिया एक्ट। जो दूसरा एक्ट है हमारा वो है बच्चे पिट्स इंडिया एक्ट 1784। पिट्स इंडिया एक्ट 1784। बच्चे यहाँ पर डबल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट आ गया।
डबल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जो है वो बंगाल में शुरू हो गया। बंगाल में डबल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट शुरू हो गया। इसका क्या मतलब है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस थिंग? चलो समझते हैं। क्या बच्चों को याद है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में? चलो याद है, वेरी गुड। बच्चे यहाँ पर एक और बॉडी बनाई गई, या मैं सिंपल भाषा में कह दूं कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके दो फंक्शंस थे, उनको डिवाइड किया गया एक तरह से। ईस्ट इंडिया कंपनी के जो फंक्शंस थे उनको दो में बांटा गया कि भाई एक तो इसके कमर्शियल फंक्शन है ट्रेड से रिलेटेड, और एक इसके पॉलिटिकल फंक्शन है एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड। अब तो एडमिनिस्ट्रेशन ही इसके अंदर में आ गया था कि भाई इसमें पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी के दो फंक्शंस को अलग नजरिए से देखा गया कि भाई ईस्ट इंडिया कंपनी के दो फंक्शन है। पहला फंक्शन है इसका, एक फंक्शन है कमर्शियल फंक्शन व्यापार से रिलेटेड, और एक फंक्शन है पॉलिटिकल फंक्शन एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड। ठीक है, अब इस कमर्शियल फंक्शन पर तो निगरानी करने के लिए इन्होंने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को कहा कि भाई जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में बना था उसका एक काम होगा कि वो कंपनी के कमर्शियल फंक्शन पर निगरानी रखेगा। किस पर निगरानी रखेगा? कमर्शियल फंक्शन पर। और इन्होंने एक नई बॉडी और बना दी 6 लोगों की। इसमें एक नई बॉडी और बनाई गई जिसे बोला गया बच्चे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कहा गया कि आपका काम होगा कंपनी के पॉलिटिकल फंक्शंस, यानी जो कंपनी के प्रशासन से रिलेटेड जो भी काम है उन पर नजर रखेंगे। तो डिवीजन हो गया कि नहीं पावर्स का? तो इसीलिए बोला गया कि यहाँ पर डुअल गवर्नमेंट आ गई बंगाल के अंदर, या डबल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट हो गया। इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के दो फंक्शंस को अलग अलग किया गया कि भाई ये ईस्ट इंडिया कंपनी के कमर्शियल फंक्शन है और ये ईस्ट इंडिया कंपनी के पॉलिटिकल या एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन है। तो उनके लिए दो बॉडीज को जिम्मेदार ठहराया गया कि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थी जो सारे मामलों को भी खुद ही देख रही थी, 1773 एक्ट में हमने देखा था, तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को कहा गया कि तुम कमर्शियल फंक्शन पर निगरानी रखोगी ईस्ट इंडिया कंपनी के। और ये एक नई बॉडी बनाई गई इस एक्ट में, ये एक नई बॉडी बनाई गई 6 मेंबर्स की, जिसे जिम्मेदारी दी गई कि आप ईस्ट इंडिया कंपनी के पॉलिटिकल फंक्शन पर नजर रखेंगी और बल्कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स पर भी नजर रखोगी। ठीक है, तो क्या मैं कह दूं कि यहाँ पर मुझे डायरकी होती हुई नजर आ रही है, डबल सिस्टम नजर होता हुआ आ रहा है। इसीलिए कहा जाता है कि पिट्स इंडिया जो एक्ट था 1784 का, उसने डबल सिस्टम डुअल गवर्नमेंट स्टैब्लिश कर दी बंगाल के अंदर। क्लियर है बच्चों को ये बात? बच्चे याद कैसे कर सकते हैं भाई? सीसी कमर्शियल फंक्शन को कौन देखेगा? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। और पॉलिटिकल या एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन को कौन देखेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। सो आपसे ये पूछा दिया जाता है कि भाई बताओ जरा बंगाल के अंदर डुअल गवर्नमेंट किस एक्ट ने क्रिएट की थी? तो बाय पिट्स इंडिया एक्ट 1784। एम आई क्लियर विद दिस एक्ट और नॉट? फाइन, चलो मिटा दूं। अब आता है आपके चार्टर एक्ट्स हैं आपके 3, फटाफट से देख लेते हैं चार्टर एक्ट्स। करें? चलो, चार्टर एक्ट 1813 पढ़ेंगे बच्चे। इसमें आपको 2 ही इंपॉर्टेंट चीजें याद रखनी है। इसमें इस एक्ट में पहली बार भारतीयों की शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए गए। ठीक है, 1 लाख रुपीज फॉर एजुकेशन ऑफ इंडियंस। भारतीयों की शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए देने की बात इसमें कही गई थी। तो आपसे पूछा जा सकता है कि वो कौन सा पहला एक्ट था जिसमें भारतीयों की शिक्षा के लिए
1 लाख रुपए दिए गए। तो वो एक्ट था बच्चे 1813 का एक्ट, चार्टर एक्ट ऑफ 1813। दूसरा इसमें क्या किया गया, इसमें अबॉलिश कर दिया, इसने अबॉलिश कर दिया ट्रेड मोनोपोली, ट्रेड मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एक्सेप्ट टी एंड चाइना ट्रेड। वेरी इंपॉर्टेंट, सपोज टू बी वन ऑफ द इंपॉर्टेंट लाइन, ठीक है। अब 1813 के ही एक्ट में जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापार एकाधिकार था उसे समाप्त कर दिया गया। किसको छोड़ के, एक तो चाय के व्यापार को छोड़कर और एक चीनी के व्यापार को छोड़कर। चाय चीनी, समझ गए ना कैसे याद रख सकते हैं। एक्सेप्शन क्या थे इसके, लेकिन चाय और चीनी, चाइना ट्रेड और टी ट्रेड। तो इनको छोड़कर केवल इन दोनों पर ही ईस्ट इंडिया कंपनी का मोनोपोली रहेगा, एकाधिकार रहेगा। बाकी इन दोनों को छोड़कर सभी पर से ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एकाधिकार था व्यापार का उसे हटा दिया गया। सो दीज टू आर द वेरी इंपॉर्टेंट प्रोविजन रिगार्डिंग दिस एक्ट एंड यू हैव टू मेमोराइज देम। ठीक है कि भाई 1813 ने क्या किया, 1 लाख रुपए दिए भारतीयों की शिक्षा के लिए और जो व्यापार पर एकाधिकार था ईस्ट इंडिया कंपनी का उसे समाप्त कर दिया गया। किसको छोड़कर, चाय और चीनी को छोड़कर, चाइना ट्रेड और टी को छोड़कर। ठीक है बच्चे, चलो नेक्स्ट एक्ट देखो, चार्टर एक्ट 1813 हो गया ना। अब 1833 के एक्ट को बोला जाता है, इट इज नोन एज एक्ट ऑफ सेंट्रलाइजेशन, केंद्रीयकरण का एक्ट, एक्ट ऑफ सेंट्रलाइजेशन। अब व्हाई इट इज नोन एज एक्ट ऑफ सेंट्रलाइजेशन, अभी आपको ये क्लियर होगा। सेंट्रलाइजेशन का क्या मतलब होता है, केंद्रीयकरण करना। और इसे एक्ट ऑफ सेंट्रलाइजेशन क्यों बोला वो मैं आपको अभी बता रही हूँ। उससे पहले आप 2-3 चीज जो इससे इंपॉर्टेंट है वो आप देखें। आपको याद है गवर्नर ऑफ बंगाल का जो नाम था वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल में कन्वर्ट कर दिया गया था। किस ईयर में कन्वर्ट किया गया था बच्चे, सॉरी किस एक्ट के द्वारा कन्वर्ट किया गया था, ये गवर्नमेंट रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत ऐसा किया गया था। लेकिन चार्टर एक्ट 1833 में उस पद का नाम वापस से बदला गया। क्या, अभी क्या है हमारे पास, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है ना, बंगाल का गवर्नर जनरल। इस पद का नाम फिर चेंज किया गया, यानी रीनेम्ड एज, इसका नया नाम क्या बना, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। यानी अब राज्य से बात किस पर आ गई, इंडिया पर आ गई बात। सही है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। यानी 1833 के एक्ट में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल इस पद का नाम चेंज करके गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया गया। और आपसे सिंपल प्रश्न आ जाता है कि हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, भारत के पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे, तो कौन थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक। पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था, वॉरेन हेस्टिंग्स। और पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था, लॉर्ड विलियम बेंटिक। ये याद रखोगे। दूसरा, आपको याद है 1813 ने ईस्ट इंडिया कंपनी की ट्रेड मोनोपोली को खत्म किया है, लेकिन 2 तो व्यापार छोड़ दिए थे। वो 2 व्यापार कौन से थे, एक तो टी ट्रेड और एक चाइना ट्रेड। इसने कंप्लीटली अबॉलिश कर दिया। उन दोनों पर भी मोनोपोली, उन दोनों पर भी जो व्यापार एकाधिकार था वो भी खत्म कर दिया। तो मैं ये कह दूं कि इसने कंप्लीटली, यहाँ कोई एक्सेप्शन नहीं, कंप्लीटली अबॉलिश कर दिया ट्रेड मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, 1813 ने शुरुआत कर दी लेकिन 2 चीजों को छोड़ दिया, टी और चाइना ट्रेड को। लेकिन 1833 ने कंप्लीट अबॉलिश कर दिया ट्रेड मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी को।
Am I clear with this or not? So this term is very important here. Completely abolished trade monopoly of East India Company. अब हम अपने प्रश्न पर आ जाते हैं that why it is known as Act of Centralization. इसे Act of Centralization क्यों कहा जाता है? Let me see. ये मिटा दो, चलो ठीक है। देखो बच्चों, अब तो गवर्नर जनरल जो था वो इंडिया लेवल का हो गया। अभी तक तो बंगाल को एक महत्वपूर्ण प्रेसिडेंसी माना जाता था और उसका ही जो गवर्नर जनरल था ही वाज द टॉप, ही वाज एट द टॉप, राइट। लेकिन अभी क्या हो गया, अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पोस्ट आ गई, बंगाल की नहीं, इंडिया की। तो इसमें क्या करा कि जो मद्रास एंड बॉम्बे, जो मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी, तीन ही प्रेसिडेंसी होती थी मेनली, तो मद्रास, बॉम्बे और बंगाल। तो मद्रास और बॉम्बे की जो प्रेसिडेंसी थी उन पर उनकी जो लेजिस्लेटिव पावर्स थी, लेजिस्लेटिव पावर क्या होती है बच्चे, कानून बनाने की शक्तियां, जो लेजिस्लेटिव पावर थी वो इनसे छीन ली गई। यानी मद्रास और बॉम्बे से क्या छीन ली गई, छीन ली गई। और अंग्रेजी में क्या बोलोगे, डिप्राइव्ड ऑफ क्या, लेजिस्लेटिव पावर। कानून बनाने की जो शक्तियां होती हैं वो मद्रास और बॉम्बे से छीन ली गई और किसको दे दी गई, गिवन टू गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। समझो यहां से जरा भाई, राज्यों से शक्तियां छीन ली गई और किसको मिल रही है, इंडिया को मिल रही है। यानी अभी तक जो कानून बनाने की शक्तियां मद्रास के गवर्नर के पास थी, मद्रास के लिए, बॉम्बे के गवर्नर के पास थी, बॉम्बे के लिए, अब उनकी वो कानून बनाने की शक्तियां छीन ली कि नहीं, मद्रास और बॉम्बे के लिए तुम कानून नहीं बनाओगे, बल्कि कौन बनाएगा उनके लिए भी कानून, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, भारत का गवर्नर जनरल। यहाँ इंडिया की का मतलब है मेरा ब्रिटिश इंडिया से, ठीक है ना, तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो राज्यों से शक्ति छीन कर केंद्र में दी जा रही है। तो क्या हो रहा है, सेंट्रलाइजेशन, क्या हो रहा है, केंद्रीयकरण। दैट इज व्हाई चार्टर एक्ट 1833 इज नोन एज एक्ट ऑफ सेंट्रलाइजेशन। राज्यों से शक्तियां छीन कर केंद्र में जा रही हैं, इंडिया में जा रही हैं। Am I clear with this or not? ठीक, मिटा दूं, चलो प्रश्न का उत्तर मिल गया। अच्छा, इसने ट्राई किया, इस एक्ट ने ट्राई किया टू इंट्रोड्यूस ओपन कंपटीशन इन सिविल सर्विसेज। सिविल सर्विसेज में इसने ओपन कंपटीशन लाने का प्रयास किया। इस शब्द पर गौर करेंगे, ट्राई करने में और लाने में तो फर्क है। इसने ट्राई किया, पहली बार कोशिश की कि सिविल सर्विसेज में जो रिक्रूटमेंट होता है सिविल सर्वेंट्स का, उसमें ओपन कंपटीशन हो, सबको एक तरह से मौका मिले, ठीक है। तो इसने ट्राई किया ओपन कंपटीशन लाने का, किसमें, सिविल सर्विसेज में। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट प्रोविजंस ऑफ चार्टर एक्ट 1833। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट चार्टर एक्ट 1853, ठीक है। चार्टर एक्ट 1853, चलो जान लेते हैं भाई ये क्या है। बच्चे, आपको पता है गवर्नर जनरल जो होता था, आप समझो जरा, यहाँ जो गवर्नर जनरल होता था उसकी एक काउंसिल हुआ करती थी। गवर्नर जनरल की एक काउंसिल होती थी जो उसके कामकाजों में उसकी सहायता करती थी। तो एक जैसे मान लो 6 लोगों की या 4 लोगों की काउंसिल है, जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 था उसमें 4 लोगों की काउंसिल बनाई गई थी जो गवर्नर जनरल को असिस्ट करेगी। तो वो 4 लोगों की काउंसिल ही क्या काम करती थी, वही कानून बनाती थी और वही कानूनों को इम्प्लीमेंट करने का भी काम करती थी। यानी मैं सरल भाषा में ये कह दूं कि इस काउंसिल के जो फंक्शंस थे वो क्लियर नहीं थे।
मतलब एक ही बॉडी है जो सारे काम कर रही है, कानून बना भी वो रही है, कानून लागू भी वही करवा रही है। यानी लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शन दोनों एक ही काउंसिल के पास है, और इसको कहते थे हम गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल। मतलब कि कानून बना भी वही लोग रहे हैं और कानून को इम्प्लीमेंट भी, लागू भी वही लोग करा रहे हैं। अलग अलग फंक्शन नहीं है भाई। हमारे जो भारत में क्या सा फंक्शन है, एक एग्जीक्यूटिव बॉडी, एक लेजिस्लेटिव बॉडी है और एक न्यायपालिका यानी जुडिशरी है। तो कानून बनाने का काम लेजिस्लेटिव बॉडी करती है और उनको लागू कराने का काम एग्जीक्यूटिव बॉडी करती है, तभी तो उसका नाम एग्जीक्यूट पड़ा। लेकिन यहाँ पर क्या था कि गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी, जिसे हम एग्जीक्यूटिव काउंसिल कहते थे, उसमें लेजिस्लेटिव फंक्शन अलग से नहीं थे कि भाई ऐसा था ये चार लोग हैं, यही कानून बना भी रहे हैं और कानूनों को लागू भी यही करा रहे हैं, कोई डिफरेंस नहीं था, सब काम एक ही जगह से हो रहा है। लेकिन 1853 में एक नई बॉडी बनी, या मैं ये कहूँ गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी उसके फंक्शंस को अलग अलग समझा गया कि भाई एक तो फंक्शन है इसका एग्जीक्यूटिव फंक्शन और एक फंक्शन होगा इसका लेजिस्लेटिव फंक्शन। यानी इसके जो काम थे उन्हें अलग अलग किया गया कि भाई लेजिस्लेटिव फंक्शन का काम होगा कानून बनाना और एग्जीक्यूटिव फंक्शन में आएगा कानूनों को लागू कराना। तो इसका नाम पहले से यही था, गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल ही बोलते थे, और यही एग्जीक्यूटिव काउंसिल लेजिस्लेटिव काम भी करती थी, कानूनों को बनाने का काम भी करती थी। यानी बच्चे, मैं सरल भाषा में कह दूं कि पहली बार एक नई बॉडी बनी जो कानून को बनाने का काम करती थी, और उस बॉडी को कहा गया लेजिस्लेटिव बॉडी। एक नई लेजिस्लेटिव बॉडी बनी जिसमें 6 मेंबर थे। कितने मेंबर थे? 6 मेंबर थे, और इसे उस समय कहा गया था नोन एज इंडियन या फिर सेंट्रल या इंपीरियल, कुछ भी कह सकते हो, सेंट्रल या इंपीरियल, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो यानी मैं यहाँ पर एक बात सिंपल सी कह दूं कि इस एक्ट के तहत एक नई बॉडी का जन्म हुआ जिसका सोल फंक्शन, एकमात्र उद्देश्य केवल और केवल कानूनों को बनाना था, और वो लेजिस्लेटिव बॉडी में 6 नए मेंबर आए और उसका नाम पड़ा सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल या इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो यानी गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी अब उसके फंक्शन सेपरेट हो गए, उसके फंक्शन को डिमार्केट किया गया अलग अलग। एक एग्जीक्यूटिव फंक्शन जो उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल परफॉर्म करती थी, कानूनों को लागू कराने का काम, और एक लेजिस्लेटिव फंक्शन जो कानून को बनाने का काम करती थी, और यही नई बॉडी बनी जिसे सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के नाम से जाना गया। क्लियर है बच्चों को? ठीक है। और क्या हुआ आपको याद है? 1833 ने तो केवल ट्राई किया क्या लाने का कि ओपन कंपटीशन लेकर आएंगे हम सिविल सर्विसेज में, इसने इंट्रोड्यूस कर दिया, ये लेकर आ गया। इस एक्ट ने इंट्रोड्यूस किया ओपन कंपटीशन इन सिविल सर्विसेज, ओपन कंपटीशन इन सिविल सर्विसेज। सिविल सर्विसेज में ओपन कंपटीशन इन्होंने शुरू कर दिया, और सिविल सर्विसेज से रिलेटेड एक कमेटी का गठन किया गया, सिविल सर्विसेज कमेटी बनाई गई, से रिलेटेड कमेटी बनाई गई, एक तरह से कहूं मैं, उसका नाम था मैकॉले कमेटी। मैकॉले कमेटी ये 1854 में बनी थी, ठीक है। तो एक आपसे ऐसा पूछ लिया जाता है भाई मैकॉले कमेटी किससे रिलेटेड थी, तो मैकॉले कमेटी सिविल सर्विसेज से रिलेटेड थी जो 1854 में बनी थी, ठीक है। अच्छा, एक और जो 6 नई लोगों की काउंसिल बनी थी जिसे हमने लेजिस्लेटिव काउंसिल कहा गया, उसमें लोकल गवर्नमेंट को भी रिप्रेजेंटेशन दिया गया था।
लोकल गवर्नमेंट को भी रिप्रेजेंटेशन दिया गया था। किन 4 राज्यों को रिप्रेजेंटेशन मिला था इंडिया की या सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में? 3 तो आपकी प्रेसिडेंसी थी ही, बॉम्बे, मद्रास, बंगाल, और चौथी थी बच्चे आपकी आगरा। ठीक है, तो आपसे पूछ लिया जाता है कि किन लोकल गवर्नमेंट्स को या किन राज्यों को जो इंडिया लेवल की लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उनको रिप्रेजेंटेशन मिला। तो बॉम्बे, मद्रास, बंगाल और आगरा, इन चारों को लेजिस्लेटिव काउंसिल में क्या मिला था? रिप्रेजेंटेशन मिला था। ठीक है, 6 में से 4 मेंबर्स यहीं से थे। ठीक है, बॉम्बे से, मद्रास से, बंगाल से, तो 3 प्रेसिडेंसी थी तो इन्हें तो रट्टा बांधने की जरूरत है ही नहीं, बंगाल, बॉम्बे और मद्रास। एक ये जो याद रखनी है आपको वो आगरा याद रखनी है। ठीक है, तो ये 1853 क्या किया बच्चे? 1853 में गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के फंक्शंस अलग अलग किए गए। एक एग्जीक्यूटिव फंक्शन जो कानून लागू करेंगे और एक लेजिस्लेटिव फंक्शन जो कानून बनाएंगे। जो लेजिस्लेटिव बॉडी थी ये नई बनी जिसमें 6 मेंबर्स रखे गए, जिसे इंपीरियल या सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल कहा गया, और उसमें से 6 मेंबरों में से 4 जो है वो लोकल गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेशन से आ रहे थे। और वो कौन से थे राज्य? बॉम्बे, मद्रास, बंगाल और आगरा। और इसने जो है सिविल सर्विसेज में कंपटीशन, ओपन कंपटीशन इंट्रोड्यूस कर दिया, जबकि 1833 ने ट्राई किया था सबसे पहले लाने का। और इसमें जो है मैकॉले कमेटी बनी 1854 में जो सिविल सर्विसेज से रिलेटेड थी। ठीक है, तो 1853 हो गया। अब उसके बाद कौन सा एक्ट आएगा जरा बताओ मुझे? 1858 का एक्ट आएगा। अब आएगा आपका कौन सा एक्ट? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, जिसे एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट भी कहते हैं। और आपको पता है 1858 से शुरू हो जाता है आपका क्राउन रूल, खत्म हो जाता है आपका कंपनी रूल। और ये मैंने कहानी पूरी बताई थी क्योंकि 1857 में क्या हो गया था? रिवोल्ट हो गया था, जिसके बाद ये जो नया एक्ट बना 1858, इसमें कंपनी से सारी पावर छीन ली गई और किसको दे दी गई? डायरेक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट को दे दी गई। यानी अब हमारे भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी रूल नहीं करेगी, बल्कि कौन करेगा? डायरेक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारे भारत पर रूल करेगी, जिसे क्राउन रूल, क्राउन का मतलब होता है राजसी, क्राउन रूल कहा गया। तो यानी 1858 से और 1935 तक एक तरह से कह दिए, 1947 तक ही कह दूं, जब तक हमें आज़ादी नहीं मिली, किसका रूल रहा था? क्राउन का रूल रहा था। और फाइनली हमको क्या मिल गई? आज़ादी मिल गई 1947 में। तो कंपनी के रूल हमने पढ़ लिए, क्राउन रूल हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे क्योंकि एक साथ पढ़ा दूंगी तो दिमाग में एकदम गड़बड़ सा हो जाएगा ना, एकदम इतने सारे एक्ट्स याद करना। ठीक है, तो अभी आप सिर्फ यही एक बार रिवाइज कर लेंगे। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, फिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833 और चार्टर एक्ट 1853 हमारे हो गए हैं कंप्लीट। अब बचा है यानी कंपनी रूल के हमारे एक्ट हो गए फिनिश। अब शुरुआत होगी हमारे क्राउन रूल से, ब्रिटिश गवर्नमेंट के शासन से, और जिसमें हम पढ़ेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, 3 काउंसिल एक्ट पढ़ेंगे, 1861 का, 1892 का और 1909 का। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और फाइनली हमें मिल जाएगी आज़ादी, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, जिसमें पढ़ने को ऐसा इतना ज़्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, तो कोई डाउट हो तो पूछेंगे। आज के लिए इतना ही, इसको एक बार रिवाइज करके आना जब मैं नेक्स्ट पढ़ाऊँगी। ठीक है, तो चलो ठीक है, थैंक यू।